नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात पाकिस्तान में नई सरकार की, पाकिस्तान के नए पीएम की और विरोधियों की, पाकिस्तान में राजनीतिक समीकरणों की। जी हां, पाकिस्तान की राजनीति में आम चुनाव के 5 दिन बाद नई सरकार के गठन का फॉर्मूला सामने आ गया है। पाकिस्तान में PMLN गठबंधन की नई सरकार होगी और 2 पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान समर्थन देगी और नई सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे। इसके साथ ही यह भी डील हुई है कि मरियम नवाज को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले शहबाज शरीफ ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि नवाज शरीफ को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। माना जा रहा है कि सेना प्रमुख के इशारे पर ही शहबाज को चुना गया है। इससे पहले असीम मुनीर के इशारे पर ही शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सरकार चलाई थी। सेना नहीं चाहती है कि नवाज शरीफ पीएम बने और उनके साथ टकराव पैदा हो। नवाज शरीफ अपने कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं और पहले भी कई बार सेना प्रमुखों को चुनौती दे चुके हैं। वहीं अब नवाज शरीफ इस गठबंधन सरकार में पीछे से सपोर्ट करेंगे और सरकार पर सेना का नियंत्रण रहेगा। तो इसका असर पाकिस्तान की राजनीति पर क्या पड़ेगा? पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या मुसीबत से निकल पाएगी और खासकर भारत पर इसका क्या असर होगा? इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान की सत्ता में एक बार फिर शहबाज शरीफ होंगे। पाक की असली ताकत एक बार फिर सेना के हाथ में होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी में आसिफ मुनीर की अहम भूमिका होगी। जी हां, पाकिस्तान में मौजूदा संकट के बीच अगले नेतृत्व का रास्ता साफ हो गया है। अगली सरकार बनाने के लिए 6 पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ, जिनकी सहमति के बाद शहबाज शरीफ देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। साथ ही आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति नवाज शरीफ की बेटी मरियम पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी। पाक में इस ऐलान से इमरान खान और बिलावल दोनों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ 2022 से 2023 के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि वह नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन देगी। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट कर कहा कि PMLN प्रमुख नवाज शरीफ ने पार्टी अध्यक्ष शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री के पद के लिए नामित किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर देश के आम लोगों और अन्य राजनीतिक पार्टियों के समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके इन फैसलों के बाद अब देश को महंगाई और आर्थिक मुश्किलों से राहत मिलेगी। गौरतलब है कि पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। पाकिस्तान की कुल 264 सीटों में PMLN को 80 और PPP को 54 सीटों पर जीत मिली है। इन दोनों पार्टियों की सीटें मिला दे तो साधारण बहुमत के लिए पर्याप्त है। वहीं इमरान खान की पार्टी PTI समर्थित 92 उम्मीदवारों को जीत मिली है, जिसके बाद इमरान खान की पार्टी में चुनावों में धांधली का आरोप लगाया है और कहा कि कुछ सीटों पर आए नतीजों के खिलाफ वो कानूनी कदम उठाएंगे। उधर देश की मौजूदा कार्यवाहक सरकार और चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है। आपको बता दें कि इससे पहले शहबाज शरीफ PDM 1 के तहत ही पीएम बने थे और एक बार फिर पाकिस्तान में भले ही शहबाज शरीफ सत्ता संभालेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे राज सेना का ही होगा। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की नई सरकार के हिंदुस्तान के साथ संबंधों में क्या उतार चढ़ाव आते हैं और क्या मोड़ आते हैं। तो वाकई ये बड़े सवाल हैं कि अब ये नई सरकार क्या पाकिस्तान को आर्थिक स्थिति से जो भी खराब चल रही है उससे बाहर निकाल पाएगी और क्या वहां पर एक राजनीतिक स्थिरता मिलेगी और खासकर इसका भारत में क्या असर होगा। चलिए इसे खास मुद्दे पर अब चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता तेलंगाना से मुर्तजा मौसवी जी, कर्नल रिटायर्ड जय सोडी जी, रक्षा विशेषज्ञ, विदेश मामलों की जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी,
वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से राणा अली जोहेब जी, राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से रुद्र प्रताप सिंह जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले राणा अली जोहेब जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राणा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी राणा जी, सबसे पहले तो बधाई आपको कि अब नई सरकार पाकिस्तान में बनने जा रही, क्योंकि ऐसा लग रहा था शायद फिर से दोबारा चुनाव हो सकते हैं और क्या होगा, लेकिन अब सरकार बनने वाली। सबसे पहले इसके लिए आपको बधाई। लेकिन जिस तरह से पहले माना जा रहा था कि यहां पर बिलावल भुट्टो और इमरान खान मिलकर सरकार बना सकते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिलावल भुट्टो बाहर से समर्थन दे रहे हैं और जिनके पास PMLN, जिनके पास 75 सीटें सिर्फ बहुमत के लिए 134 चाहिए थी, वो सरकार बना रहे हैं और बिलावल भुट्टो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान जेल में है। अगर वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, अगर कुछ डील हो जाती इमरान खान के साथ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहां पर नवाज शरीफ की पार्टी है, वो सरकार में है और बाहर से बिलावल भुट्टो समर्थन दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मतलब कि PTI गवर्नमेंट जो इमरान खान की है, जो पॉलिटिकल पार्टी, इनके कभी भी आपस में ये ना तो डिस्कशन हुई है और ना ही कभी ये टेबल पे बैठे हैं इस चीज को लेकर कि हमें मुस्तकबिल में इकट्ठे गवर्नमेंट जो है वो बनानी चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन आपने किया कि अगर बिलावल भुट्टो चाहते तो उनके साथ बैठ के हुकूमत बना सकते थे, लेकिन चूंकि माजी की तरफ देखें तो माजी में PDM यानी कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस था, उसमें इमरान खान के खिलाफ जो था, जो PTI की गवर्नमेंट के खिलाफ था, उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, UIFA और बाकी ये जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन्होंने मिलकर जो एक गठबंधन जिसे आप कहते हैं वो बनाया था। तो अब इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मिलके या वो PTI की तरफ जाए। अब इसका हिसाब यही से आप लगा लें कि जिस जमात को माजी में इसी पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत से बाहर निकाला, जिनके खिलाफ केसेस करके इमरान खान को जेलों में डाला, आज वो किस मुंह से उनके पास जाए कि हमारे पास 54 सीटें हैं, वो हम आपको देते हैं तो आप उन 54 सीटों को साथ लें, 92 सीट्स आप अपनी साथ मिलाएं, तो अपनी सीटें साथ मिलाने के बाद आप जो है वो गवर्नमेंट में बैठ जाएं। इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, अगर हम इसके दूसरे उसके पहलू को भी देखें तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी है इमरान खान, जो इस वक्त जेल में हैं, उनका भी यही मानना है, उनके पहले दिन से उनकी यही एक डिमांड रही है और अब भी यही है, उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट भी यही है कि हम पीपल्स पार्टी, नून लीग यानी कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या MQM, उनके साथ तो हम किसी सूरत भी इत्तेहाद करने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा ये ना तो इमरान खान और ना ही पीपल्स पार्टी, उनकी ना ही आपस में कोई बात हुई है किसी की, ना ही वो लोग ऐसा कोई मंसूबा रखते हैं। के पास यहाँ पर ऑप्शन था, वो सरकार में रह सकते थे, बड़े पद ले सकते थे, उनके मंत्री हो सकते थे, फिर आखिर बाहर से वो समर्थन क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखें, समर्थन किसी ने भी नहीं दिया। आपको किसने ये कह दिया कि उन्होंने उनको कहा है कि इमरान खान को उन्होंने ऑफर करवाई है? मैं ये कह रहा हूं, नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसको समर्थन दे रहे हैं बिलावल भुट्टो, लेकिन बाहर से दे रहे हैं, सरकार में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं वो? नहीं, देखिए, सरकार में शामिल होने के लिए उनकी अपनी एक मर्जी है। इस वक्त एक चीज और भी है जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जिस कंडीशन में खड़ा है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम पे जो सामने आने की कोशिश करेगी या गवर्नमेंट संभालने की कोशिश करेगी, तो ये उनके गले में एक किस्म की टेंशन है जिसको वो शायद कवर नहीं कर पाएंगे। और ये चीज पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो इस टाइम पे पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली उनको एक तरफ उनके IMF है, दूसरी तरफ महंगाई है मुल्क के अंदर, अवाम पहले ही बहुत ज्यादा शदीद गुस्से में है, दूसरे नंबर पे PTI को वैसे उन्होंने दीवार के साथ लगाया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस जो है वो पाकिस्तानी कौम की तरफ से आएगी, जिसको संभालना बड़ी मुश्किल चीज है। तो इस वजह से भी शायद उनके जहन में ये भी चीज है कि हम गवर्नमेंट में आने की बजाय, क्योंकि इस टाइम पे बिलावल भुट्टो 2 सूबों में वो गवर्नमेंट करने क्या हल है? इस वक्त सिंध भी उनके पास है और बलूचिस्तान भी उनके पास बन चुका है। ये 2 सूबों में वो हुकूमत करने के लिए तैयार है और वहां पे वो अपनी गवर्नमेंट करेंगे। इसलिए वो सेंटर की गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसको उठाने के लिए रेडी इस वजह से नहीं है क्योंकि वो ये सोच रहे हैं, उनका ये मानना है
कि यह जिम्मेदारी इस वक्त जो हालात जो जा रहे हैं ना, शायद हम उस लेवल से डिलीवर नहीं कर पाए जिसकी वजह से हमारा जो इमेज है वो पब्लिक में, आम जनता में खराब ना हो जाए। ठीक है। इसलिए वो सिर्फ वही नहीं बल्कि नून लीग की तरफ से भी ये कहीं ना कहीं पे एक चीज है, वो ये चाहते हैं कि पीएमशिप जो है वो हमें ना मिले, या हम कोई और तरह से जो बिल्कुल, किसी के अगर साथ किसी मिलजुल तरह के से सरकार फेल होती है, कम से कम वो ये कह तो सकते हैं कि हम तो सरकार में थे ही नहीं। ठीक है ब्रह्मदीप जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ब्रह्मदीप जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? तकरीबन 5 दिन लग गए कि किसकी सरकार बनने वाली है। अब तय हो गया है कि शहबाज शरीफ फिर से यहाँ पर प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन पहले शहबाज शरीफ खुद ही कह रहे थे कि नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हालांकि फिर वो नहीं बने और ऐसा माना जा रहा है सेना की वजह से नहीं बने। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? किस तरह से आप इसको विश्लेषण करते हैं आप इसका? देखिए, सबसे पहले भारत के नागरिक होने के नाते मैं पाकिस्तान के नागरिकों को बधाई दूंगा कि उन्होंने लोकतंत्र के पक्ष में मोहर लगाई है। इससे पाकिस्तानी नागरिकों की दाद देना होगी, लेकिन उन नागरिकों का दुर्भाग्य भी है कि सेना ने कमजोर दलों से मिलकर उन पर कमजोर नेतृत्व को थोप दिया है। और देखिए, कमजोर नेतृत्व को थोपने के साथ साथ उसको लेकर कोई रणनीति सामने दिख ही नहीं रही है। अब इसमें सबसे जो बड़ा खिलाड़ी जो नजर आ रहा है मेरे विचार में, वो मिस्टर जरदारी ये समझते हैं कि जो सरकार है, ये सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो इमरान खान को चाहने वाले लोग हैं वो सड़कों पर रहेंगे, विपक्ष बहुत मजबूत है और वो किसी कीमत पर कोई समझौता करना ही नहीं चाहते। मतलब देखिए, वैदेशिक तौर पर आपकी आलोचना हो रही है, दुनिया भर में आपके चुनावों को अपारदर्शी बता दिया गया है, और जो लोग तहरीक इंसाफ पार्टी की वो तैयार है। तो जरदारी चाहते हैं कि ये सरकार गेंद गेंद कर जितनी भी चल जाए उसके बाद गिर जाए, और जरदारी की नजर निश्चित तौर पर उन आजाद उम्मीदवारों पर होगी जिनको वो खरीद कर आने वाले समय में बिलावल भुट्टो पर वो दांव खेल देंगे। क्योंकि यदि उनके जरदारी के विचार में ये नहीं होता तो निश्चित तौर पर बिलावल भुट्टो जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बन जाते। लेकिन सबसे बड़ी जो एक सहयोगी पार्टी रही है जो मुस्लिम लीग नवाज की, जिसने अभी सत्ता से बाहर हुए ये लोग, और इस पार्टी का सत्ता में शामिल नहीं होना ये स्पष्ट संदेश देता है कि जो मुस्लिम लीग नवाज जैसी जो राजनीतिक पार्टी जो देश का नेतृत्व करने जा रही है, उस पर उसकी सहयोगी पार्टियों को ही भरोसा नहीं है। और यही कारण है कि इस पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन इन सब मामले में जिस प्रकार से कमजोर नेतृत्व को थोपा गया है, जिस प्रकार से गेंद सरकार बनाई गई है, पाकिस्तान गृह युद्ध की और लगातार बढ़ रहा है, और वहां की जो जनता है वो किसी कीमत पर शहबाज शरीफ जैसे जो नेतृत्व है उसको स्वीकार नहीं करेगी। यदि यहाँ पर पाकिस्तान की सेना जो है वो यदि दृढ़ प्रतिज्ञ होती या कड़े कदम उठाने की बात कहती है, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, अगर देखें वोटों में, तो वोटों में भी साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से अगर हम देखें पीएमएलएन उनको 75 मिले और पीटीआई उनको 93 यहाँ पर सीटें मिली है। तो जो आप कह रहे थे कहीं ना कहीं यहाँ पर सीटों में चुनाव में तो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है रुद्र प्रताप जी, क्या आपको भी लगता है कि आसिफ अली जरदारी आने वाले दिनों में कुछ एक मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं, और पूरे जो भी सरकार बनी है इसको लेकर आप किस तरह से इसका विश्लेषण करते हैं? देखिए, नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान का लोकतंत्र है वो लोकतंत्र के नाम पर एक मजाक ही है। जब भी वहां आप देखेंगे कि एक सरकार बनती है, कुछ दिनों तक चीजें बड़ी सामान्य से दिखाई देती है, फिर एकाएक ऐसा कुछ परिवर्तन होता है कि सारा चीज धराशायी हो जाता है। तो इस बार को आप देखेंगे कि उससे 2 कदम ये लोग और आगे निकल चुके हैं। इस बार आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले की कैसी स्थिति हुई है, या चुनाव में ही जो वहां पे काउंटिंग या वोटिंग में बहुत सारी चीजें दिखाई दी। तो ये एक दिखावे का लोकतंत्र है और दिखावे की ही चीजें हैं। सरकार इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। जिस तरह की स्थिति अभी उत्पन्न हो रही है, अभी देखिएगा कि अभी सरकार फॉर्म होगी, फिर उसमें सेना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सरकार बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। क्योंकि जब एक मजबूत सरकार पाकिस्तान में चल पाना इतना मुश्किल होता है, तो इस समय जोड़ घटा के जो इस तरह की सरकार बनाई गई है वो चल पाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान में ने कम से कम एक चीज करा कि भाई चुनाव करा करके और एक सरकार बनाने की कोशिश करी, चाहे किसी भी तौर पर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। और जैसे अभी पाकिस्तान से जो मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे, उन्होंने बताया कि जो वहाँ की स्थिति है वो बहुत दयनीय हो चुकी है। इसलिए जो सरकार में कोई भी आकर के उस मजबूती के साथ सरकार चलाने की इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहा है। सब लोग
दूर दूर से उससे जो बचने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आरोप मेरे ऊपर आ जाए कि मैं सरकार में आने के बाद भी चीजों को सामान्य नहीं कर पाया। वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक नेतृत्व जो होता है वो लोगों को मनोबल प्रदान करता है कि चाहे वो किसी भी तरह से हो, कि हम सरकार में आए हैं, चीजों को हम बेहतर कर लेंगे और बेहतर बनाने का प्रयास करता है। लेकिन अगर कोई भी नेतृत्व किसी भी देश का इस चीज से भागता है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। क्योंकि अगर राजनेता इस चीज को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आखिर ये बेहतर बनाएगा कौन? और अगर ऐसी स्थिति वहां पर बन रही है तो वो बहुत आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा गलत साबित होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से वहां महंगाई बढ़ी हुई है वो बहुत मुसीबत है। और जैसे आपने देखा होगा कि जो विदेशी सहायता है पाकिस्तान की, अब और बहुत सारी चीजें वो भी बहुत तरीके से बंद सी हो चुकी है। तो इस स्थिति में पाकिस्तान को एक बहुत ही मजबूत सरकार की आवश्यकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और अपने देश में भी इस चीज के लिए एक मजबूती के साथ काम कर बिल्कुल। और हम उम्मीद करेंगे पड़ोसी देश होने के नाते कि वहां पर एक मजबूत सरकार बने, लोकतंत्र वहां पर कायम रहे। कर्नल सोढी साहब, अब जिस तरह से नई सरकार के यहाँ पर गठन हो गया है, शहबाज शरीफ हालांकि पिछले कुछ सालों से वहां पर प्रधानमंत्री हैं, सरकार चला रहे थे, सरकार वहां पर उनकी थी, लेकिन अब जिस तरह से नई सरकार का गठन हुआ है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है यहाँ पर इमरान खान की पार्टी, नवाज शरीफ भी वापस आ गए हैं। लेकिन जिस तरह से जब इमरान खान सत्ता में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, ऐसा माना जा रहा था कि सेना ने उन्हें सत्ता पर बिठाया, और अब ऐसा लग रहा है कि सेना ने उन्हें सत्ता से दूर रखा है। आप इसको पूरा कैसे देखते हैं? वहां पर सेना का दखल किस तरह से वहां पर अब और मजबूत होगा या फिर कमजोर पड़ेगा? क्योंकि नवाज शरीफ लगातार सेना से टकराव के लिए जाने जाते हैं, हालांकि वो प्रधानमंत्री नहीं बने लेकिन उनके भाई बने। जय हिंद भागीरथ जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 2004 में हसन अब्बास ने किताब लिखी थी जिसका नाम था पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म, और उसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान की राजनीति 3 एक के ऊपर चलती है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। 2024 में उसे थोड़ा सा मैं खुद संशोधन करता हूं, अभी AAA और C है, उसमें चाइना का भी एंगल आ गया है, लेकिन आर्मी तो वहां कांस्टेंट है और आर्मी ही वहां की राजनीति को पूरा नियंत्रण करती है। पाकिस्तानी सेना के सेना अध्यक्ष कॉर्पोरेट पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा पैसा उनके हाथ में है। पाकिस्तान में जो भी नमक से स्टील बनता है उसमें पाकिस्तानी सेना का बहुत बड़ा हाथ होता है, उनके NGOs या फाउंडेशन के थ्रू, जो सबसे बड़ा है फौजी फाउंडेशन। तो पाकिस्तान में कोई भी चीज पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकती है। और अभी भी जो ये इलेक्शंस हुए हैं, ये मैं कहूंगा दुनिया का अगर कोई एक पुरस्कार हो सबसे महंगे ड्रामे का, तो ये महंगे ड्रामे का पुरस्कार पाकिस्तान को देना चाहिए। क्योंकि जब 29 नवंबर 2022 को पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए, जो पहला उन्होंने निर्णय लिया था वो ये लिया था कि अगला जो प्रधानमंत्री होगा पाकिस्तान का वो नवाज शरीफ होगा। और अगले 15 महीने पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया नवाज शरीफ को लंदन से लाने के लिए, उनके पास सारे केसेस बर्खास्त करने के लिए। लेकिन असीम मुनीर से एक भारी गलती हुई कि वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को पूरी तरह से जांच नहीं पाए। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि जब इमरान खान पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते थे 1971 से 1992 तक, तो वो बॉलिंग के लिए बहुत मशहूर थे और उसमें एक स्पेसिफिक बॉल करते थे, इन स्विंगर, और इस इन स्विंगर ने पाकिस्तान को कई मैच भी जिताए और इमरान खान को बहुत प्रसिद्ध भी किया। इस बार इमरान खान ने भी ये राजनीतिक इन स्विंगर खेला है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना क्लीन बोल्ड हो गई है। अभी उन्होंने कुछ समय के लिए तो शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री की परमिशन दे दी है, लेकिन ये सरकार ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम में बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है। अगर पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर थोड़ी भी मिलिट्री हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं, जो कि हर सेना के जनरल पढ़ते हैं, तो उन्हें याद होगा कि 1970 में जब पाकिस्तानी सेना ने ऐसी कुछ ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां पे किया था, उसका हाल ये हुआ था कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था। इस बार भी अगर पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष अपने देश को बचाना चाहते हैं, उन्हें आवाम की बात को सुनना होगा, आवाम की बात को इज्जत देनी होगी। और अगर वो इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं, ये सरकार ज्यादा देर नहीं चलेगी। और यही मुख्य कारण है कि बिलावल भुट्टो बाहर से समर्थन दे रहे हैं लेकिन सरकार में शामिल नहीं हो रहे, क्योंकि वो जानते हैं ये सरकार तो गिरनी ही गिरनी है।
चाहे आज गिरे चाहे कल गिरे, लेकिन कुछ समय के अंदर तो ये सरकार गिरेगी गिरेगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, अगर हम एक सदी का अगर हम वहां का आंकड़ा उठा ले तो किसी भी सरकार ने वहां पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। खेमचंद्र शर्मा जी, पड़ोसी देश मुल्क पाकिस्तान में तो नई सरकार बन गई, लेकिन भारत में जो सरकार है जो तकरीबन 10 साल से चल रही है, अब यहां पर कैसा रुख है? क्योंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक नवाज शरीफ से मिलने चले गए थे वहां पर, और ऐसा कहा जाता है कि नवाज शरीफ हैं तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों की ट्यूनिंग अच्छी थी और भारत पाकिस्तान एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा था। अब नवाज शरीफ वापस आ गए, लेकिन नई सरकार है, प्रधानमंत्री वो नहीं है, उनके भाई हैं, और अभी भी ये माना जा रहा है कि सेना का कब्जा है और सेना के इशारों में वहां पर प्रधानमंत्री तय हुए हैं। तो अब भारत सरकार की तरफ से क्या रुख यहां पर देखने को मिलेगा? खेमचंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार। जी नमस्कार। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। आपके सभी दर्शकों को आज माँ सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, पाकिस्तान का मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा होता है जो डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, डेमोक्रेटिक राइट्स को बढ़ाता है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां पे चुनाव हुआ, जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे लगता है कि वहां पे जो लोगों के राइट्स उनको देने चाहिए थे, जिनका सम्मान होना चाहिए था, वो सम्मान हुआ नहीं है और मैनिपुलेशन हुई है। सेना की चली है, वहां पे आईएसआई की चली है, वहां पे जो कट्टरपंथी उग्रवादी संगठन है उनकी चली है। तो ये लंबे समय के लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है और पड़ोसी के नाते हमारे लिए भी ठीक नहीं है। अगर वहां पे मजबूत डेमोक्रेटिक सरकार बनती है, डेमोक्रेसी वहां पे मजबूत होती है, तो ये अड़ोस पड़ोसियों के लिए भी अच्छा है। लेकिन दुख का विषय है कि मजबूती की बजाय वो और कमजोर होती जा रही है, लगातार कमजोर होती जा रही है। और जिस तरीके से अभी लग रहा है ये सरकार फॉर्म होने वाली है, तो ये सिर्फ, मेरे को ऐसा लगता है अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से, ये बहुत ही कमजोर सरकार रहेगी और सिर्फ सेना को रिप्रेजेंट करेगी और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, ये चर्चा लगातार हमारी जारी रहेगी कि जो नई सरकार बनी है पाकिस्तान में वो क्या अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सेना का हस्तक्षेप कितना होगा और इसका असर भारत की राजनीति या भारत पर कितना पड़ेगा, ये लगातार इस पर हम चर्चा करें। मुर्तजा मौसवी जी, देखिए जिस तरह से अभी वर्तमान सरकार है उसका कुछ स्टैंड यहाँ पर क्लियर है कि जब तक के वहां से आतंकवाद समर्थित या आतंकवाद प्रायोजित भारत में जो हमले करवाए जाते हैं, जो घटना होती है, अगर इसको बंद नहीं किया जाएगा, जब तक के बातचीत पूरी तरह से पटरी पर नहीं आएगी। लेकिन अब कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और आप लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, जो आप लोग इंडिया गठबंधन है वो कमाल कर जाएगा। तो अब जो पाकिस्तान में नई सरकार बनी, इसको लेकर क्या आप लोग का रुख रहेगा? जो वर्तमान सरकार की नीतियां उसी को आगे बढ़ाएंगे या फिर कांग्रेस कुछ अपनी नीति लेकर आएगी? और अभी जो वर्तमान में सरकार बनी है पाकिस्तान में, उस पर क्या रुख है आप लोग का? पाकिस्तान के ताल्लुक से एक बात बता दूं आपको, काबिल मुबारकबाद है वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के शहरी जिन्होंने वोट दिया और जमहूरियत में अपना यकीन बताया। मगर आप एक चीज गौर करिए, पाकिस्तान अजल से जो है ये मिलिट्री डंडा राज में चलता है। आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान 1958 में जनरल अयूब खान, 1969 तक तो आप वहां लोकतंत्र की कोई बात ही नहीं कर सकते। आप पलटा के देखिएगा, यहिया खान 1969 से 1971 तक और फिर जियाउल्लाह 1978 से 1988 तक। और इतने तो हद ये कर दी थी कि एक अच्छी खासी जो वहां पे एक हुकूमत चल रही थी उसको 5 जुलाई 1977 में उखाड़ फेंका। तो पाकिस्तान में इस किस्म की चीजें आम हैं। और इसी में एक चीज मैं आपको कहता चलूं, जैसे मेरे मुल्क की भारत की फौज, अगर मेरे से पूछा जाए या मेरे शहर के किसी हिंदुस्तान के शहरी से पूछा जाए, बाशिंदे से पूछा जाए, तो हम आर्मी को अपने दिलो दिमाग पे रखते हैं। अगर आर्मी के ताल्लुक से हमसे कोई सवाल किया जाए तो हम कहेंगे कि ये कोई ऑर्डिनरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के जैसा नहीं है, बल्कि एक बहुत फक्र की बात है हमारे लिए कि हमारे भाई जो आर्मी में काम करते हैं उनके लिए एक अलग इज्जत है। मगर यही हमारे पड़ोसी देश में अगर आप देखें तो ये लोग जो है, आर्मी वहाँ पे सियासत भी करती है, आर्मी वहाँ पे हुकूमत भी करती है, फिर यही आर्मी जो है अड़ोस पड़ोस के मुल्कों में शरारत भी करती है। जैसे पड़ोसी हम हैं या अफगानिस्तान है या और कोई उनके जो नेबरिंग कंट्रीज है, उन सब का सताने का काम किया इन्होंने। और आप देखेंगे
ये सताते सताते इस हद तक आ गए कि आज हम 1947 में साथ ही आजाद हुए, साथ ही क्रिएट हुआ पाकिस्तान, हमारे को आजादी मिली और उनको जो है एक नया मुल्क मिला। हमारी तरक्की और उनकी तरक्की में जमीन और आसमान का फर्क है। और अगर देखा जाए तो मैं कांग्रेस बोलती नहीं बल्कि मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से एक बात कह सकता हूँ कि हम अमन पसंद हैं। हम हमेशा अमन के झंडे को बुलंद रखते हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क से भी हम यही चाहते हैं। मगर अब तक जो देखा गया है वो मुल्क की ना तो नीयत सही है ना उनकी नीति सही है, और आगे भी उनसे हम कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। ये चीज तो तय है। और आज हुकूमत में जैसे आप अभी कह रहे थे कि बीजेपी है, तो बीजेपी हो या आने वाली हुकूमत कांग्रेस की हो, इनसे तो हम हमेशा होशियार ही रहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से भारत को कई बार घाव मिले हैं उसको लेकर सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर अब जो नई सरकार बनी है वो अच्छा लोकतंत्र स्थापित करेगी और भारत के साथ रिश्ते जरूर मजबूत करने के लिए अग्रसर होगी। आरपी श्रीवास्तव सर, अब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में नई सरकार बन गई, बहुत घटनाक्रम हुए। नवाज शरीफ उनको सजा मिली, फिर वो देश छोड़ के बाहर चले गए, वापस आए, उम्मीद की जा रही थी अब चुनाव होगा, चुनाव जीत गए कि प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन सेना की तरफ से ना किया गया, उनके भाई बने। कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को और भारत की राजनीति पर, भारत पर इसका क्या असर होगा? जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है और जो अभी आम चुनाव हुए, आपने देखा होगा कि अब तक की सबसे हमको लगता है कमज़ोर सरकार बनने जा रही है, और निश्चित रूप से वो वहाँ की सेना के ही इशारे पर बन रही है। जहाँ तक अभी आपने देखा होगा कि जब पीटीआई के लोग समर्थित उम्मीदवार सबसे ज़्यादा यहाँ पर जीते हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सरकार नहीं बनाने की स्थिति में है। और उसके बारे में हमारे पाकिस्तानी मित्र, पाकिस्तान से जो हमारे जो है प्रवक्ता मित्र हैं, उन्होंने बताया, स्पष्ट भी किया कि क्या कारण है। एक कि बिलावल भुट्टो जो उनके साथ नहीं मिल सकते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, अब पुरानी हुकूमत को देखिए, आज़ादी के बाद से भी वहाँ पाकिस्तान में किस तरह की हुकूमत रही है। हमेशा से जो है वहाँ पर जो है सेना का नियंत्रण रहा है, और बार बार सरकारें भी गिरी हैं, चाहे वो चाहे ये जो है परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में हो या जियाउल हक के टाइम में या उसके पहले हो या बाद में। एक बार ज़रूर सरकार बनी थी बेनज़ीर भुट्टो की, लेकिन शायद वो भी जो है सफल नहीं हो पाई थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो परिवेश है हिंदुस्तान को लेकर के और इनके संबंधों को लेकर, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वहाँ की जनता बधाई की पात्र एक मामले में ज़रूर है कि उसने जो है सबसे कुख्यात आतंकवादी हाफिज़ सईद के बेटे को भी वहाँ की जनता ने नहीं चुना। कारण क्या है वो भी देखने वाली बात होगी। सेना या आईएसआई जिसका कंट्रोल रहता वहाँ की राजनीति पर, उन लोगों को अगर देखा जाए तो हमेशा से उनकी कोशिश रहती है कि हिंदुस्तान से संबंध न सुधरें। पिछले इतिहास बताते इस बात को। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे पत्रकार साथी ये भी पाकिस्तान का बताया उन्होंने कि वहाँ पर स्थिति क्या है आज की डेट में। महंगाई है, कर्ज है, तमाम चीज़ें हैं, बड़े वहाँ की जनता बड़ी परेशान है। और इसका एक आप देखे होंगे पिछले समय में कि जब इमरान सड़कों पर उतरे थे तो कितना हुजूम था उनके साथ, ऐसा लगता था कि वहाँ सिविल वार हो जाएगा, फिर उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये सारी बातों को अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो पाकिस्तान में एक तरह से कमज़ोर सरकार है और ये कभी भी गिर सकती है, इसको सारे हमारे पैनलिस्ट इस बात को स्वीकार करेंगे। तो जब एक सरकार कभी भी गिर जाएगी तो फिर शासन किसका होगा? फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वही मिलिट्री शासन होगा, या चुनाव कब होगा इस बात की गारंटी नहीं है, कौन जेल जाएगा, कौन देश छोड़ के जाएगा, ये सारा जो है सिनेरियो पाकिस्तान का हमेशा से रहा है। तो अब पाकिस्तान में वहाँ की आवाम तो चाहती है, लेकिन वहाँ की सेना नहीं चाहती, वहाँ का जो खुफिया तंत्र नहीं चाहता, यहाँ का ताकि जो हिंदुस्तान और उनके बीच में संबंध बने। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो आज की डेट में ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में हिंदुस्तान से बहुत बेहतर संबंध उनके हो सकते हैं। फिर वही स्थिति होगी, सेना के कंट्रोल में होगा, और जो अब तक सेना करती आ रही अब भी करेगी। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर यहाँ पर अब जो नई सरकार अगर बेहतर रिश्ते कायम करने की ओर अग्रसर होती है, कदम आगे बढ़ाती, मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। राणा अली जोहेब जी, अब वहाँ की जनता क्या सोच रही है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी पार्टी जो इमरान खान की बनी, और इमरान खान को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनका जो अभी भी एक ऑरा है, जादू अभी भी वहाँ की जनता पर है, तो अभी वहाँ की जनता क्या सोच रही है? और वहाँ पर जिस तरह से अब नई सरकार का गठन हो रहा है, क्या ये अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर पाएगी? देखें, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं
जरा छोटी सी गुजारिश कर दूं आपके सवाल को, यानी कि जो पाकिस्तानी जनता है वो क्या चाहती है, इसका जवाब मैं आपको बाद में देता हूं। लेकिन उससे पहले जो आपका सवाल था जिसमें ऑलमोस्ट तमाम पैनलिस्ट ने ये कहा कि ये जो गवर्नमेंट है ये टिक नहीं पाएगी या ये रह नहीं पाएगी, तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि जिसका हम रेफरेंस दे रहे हैं ना, जिन मार्शल लॉज का, जिस फौजी डिक्टेटरशिप का हम रेफरेंस दे रहे हैं, वो आज से 20 साल पुरानी बात है। 20 सालों में 20 साल तो बड़ी देर दूर की बात है। यहाँ पे 6 माह के अंदर हालात चेंज हो जाते हैं, 1 साल के अंदर हालात बेहतर हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूँ कि एक औरत है ना, अगर वो 5 बेटियां पैदा करती है और छठा वो बेटा पैदा कर देती है, तो फिर उसका स्टेटस जो है ना वो बेहतर हो जाता है। तो पाकिस्तान में मुशर्रफ के बाद एक लाइन जुड़ना चाहूंगा, हमारे हिंदुस्तान में बेटा और बेटी हो हमेशा माँ का स्तर बहुत होता है, क्योंकि हम बेटा बेटी को समान तौर पर देखते हैं। गुजारिश सुन लीजिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में मुशर्रफ की गवर्नमेंट जब से खत्म हुई 2008 के बाद, जब से एक डेमोक्रेटिक जो सर्कल है वो स्टार्ट हुआ है, उसमें हाँ ये जरूर है कि अगर आप देखा जाए 2008 से 2013 तक गवर्नमेंट ने पूरे 5 साल कंप्लीट किए अपनी जमहूरी हुकूमत ने। 13 के बाद 13 से लेकर 18 तक उसमें नवाज शरीफ, सिर्फ चेंजेस कहां पे आई, एक प्राइम मिनिस्टर पे। ऐसा नहीं हुआ कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट को उल्टा के रख दिया और उसकी जगह पे किसी फौजी ने आके सीट संभाल ली, ऐसा नहीं हुआ। अगर इमरान खान को भी उतारा गया तो पूरे डेमोक्रेटिक जमहूरी जो एक नेशनल असेंबली का कानून था, लॉ था, अदम एतमाद हो जा, नो कॉन्फिडेंस मोशन था, उसके मुताबिक उतारा गया, जो एक प्रोसेस बाय लॉ था। लेकिन इमरान खान खुद ये कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, मुझे जानबूझ के हराया गया है। देखिए वो सिर्फ इमरान खान नहीं कह रहा है, वो जमात इस्लामी भी बोल रही है, वो JUI भी कह रही है, वो आपके जितने भी पॉलिटिकल जो जीतने हारने वाले हैं वो यही कह रहे हैं। हारने वाले के पास एक ही बयानिया होता है कि मेरे साथ रिगिंग की गई है। अब ये बताएं मुझे, आप भी जर्नलिस्ट हैं, अगर रिगिंग की गई है तो इस वक्त जो 93-94 का एक फिगर है वो कहां पे कैसे खड़ा है? उनके 94 सीटें कैसे जीत गए हैं अगर रिगिंग हुई है? तो ये एक जो जीतने हारने वाला है उसका एक बयानिया होता है कि मेरे साथ ज्यादती हो गई, मेरे साथ गिनती में ये मुझे नुकसान पहुंचा दिया। तो इमरान खान क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी नई सरकार? सर डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। और आप ये देखें, और आर्मी का इंटरफेयर नहीं होगा, लोकतंत्र के जरिए सरकार चलेगी। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त शहबाज शरीफ जा रहे हैं, आप उनका मैनिफेस्टो उठा के देखें, उन्होंने बजाते खुद ये कहा है कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे। अब ये तो भारत पे है, लेकिन जब तक ISI और आर्मी का इंटरफेयर होगा आपकी सरकार में, मुझे नहीं लगता है कि जो अच्छे ताल्लुकात है वो यहाँ पर बन पाएंगे। मुझे एक बात बताइए कि क्या पाकिस्तान ने हिंदुस्तानियों के वीजे बंद किए हुए हैं? जवाब है इनकार। वीजे बंद है इंडिया की तरफ से। इंडिया ने करतारपुर कॉरिडोर 5 दफा बंद किया, पाकिस्तान ने आज तक बंद नहीं किया। तो ये आप छोड़ दीजिए कि सेना इस तरह कुछ पुलवामा हमला हमारे हिंदुस्तान में हुआ। ताल्लुकात हमारे पास जो बैठे हैं ना, अगर आप इस बहस में चले जाएंगे ना तो फिर तो ये डिबेट आगे नहीं चल पाएगी। आप 4 चीजें मुझे बताएंगे, 8 मैं आपको बता दूंगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, लेकिन जो नई सरकार है वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करने के लिए एक अच्छा कदम उठाएगी यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा है जब नवाज शरीफ थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे अचानक उनसे मुलाकात करने। तो अभी क्या हुआ है? नहीं, अभी सवाल क्या था आपका? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपकी सरकार है, नई सरकार है, वो भारत से रिश्ते अच्छे करने के लिए एक अच्छा कदम उठाएगी। मैं तो आपसे ये पहले कहा है कि जो इस वक्त शहबाज शरीफ PM बन रहे हैं, उनके तो मैनिफेस्टो में ये चीज शामिल थी कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे। अब ये आप टू इंडिया, अब ये भारत पे है, आपके टीवी चैनल पे बैठे हैं, आप भी अपनी गवर्नमेंट को कहिए ना, जरा दिल बड़ा करें, जरा थोड़े से आगे आए, 2 कदम बढ़ाएं आगे हालात बेहतर करने के लिए। ठीक है ब्रह्मदीप अलूनी जी, देखिए यहाँ से तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मैनिफेस्टो में, जो शहबाज शरीफ है उनकी पार्टी, उनके मैनिफेस्टो में था, लेकिन क्या सिर्फ वो मैनिफेस्टो में या वाकई ये जमीन पर उतर पाएगा? सबसे पहले तो पाकिस्तानी दोस्त की दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने सेना का बचाव किया और जबरदस्त तरीके से किया, जबकि 2018 में किसी देश में खुद की सुरक्षा के लिए अंदर वोट कौन डालेगा ये सेना कैसे तय कर सकती है? मतलब आपने इमरान खान को सिलेक्टेड प्रधानमंत्री बना दिया, आपने सारे राजनीतिक पार्टियों को के उम्मीदवारों को उठा लिया, चुनाव लड़ने नहीं दिया। फिर आप दूसरी बात, 5 साल के बाद आपने क्या किया, एक तस्वीर सामने आई थी
जिसमें बिलावल भुट्टो मुस्कुरा रहे हैं वोट डालते और पीछे से लोग मुस्कुरा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। मतलब भैया आप चुनाव कैसा करवा रहे हो? ये जिस प्रकार से डेमोक्रेसी बेशक पाकिस्तानी दोस्त से सहमत हूँ कि अब सेना सत्ता में नहीं आ रही है, लेकिन अब सेना सत्ता में ला रही है, सिलेक्टेड लोगों को ला रही है। तो भैया जो देश की जो जमहूरियत, देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि लोकतंत्र में जो चीज जरूरी है वो है कि आपका जो वोट है, वोट डालने का जो तरीका है, मतदान है, उसमें पारदर्शिता हो, आपके उम्मीदवारों में पारदर्शिता हो, आपकी जो न्यायपालिका वो स्टेबल हो, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो आपकी। अब ठीक है, ठीक है, समय कम है, लेकिन आप जो पारदर्शिता की बात करें इसको लेकर वहां के जो नेता वही सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है। ठीक है, ठीक है, यहां पर जिस तरह से रुद्र प्रताप जी, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ के जो मैनिफेस्टो में है वो जमीन में उतरेगा कि भारत के साथ एक अच्छे संबंध स्थापित होंगे और जो कुछ समस्याएं वो दूर होंगी? देखिए, मैनिफेस्टो में लिखने से ये चीजें नहीं हो जाएंगी, वो चीज उनको धरातल पे आके करना पड़ेगा, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान का राजनीतिक इतिहास है वो हमेशा ऐसी चीजों से भरा पड़ा है कि भारत ने अपनी तरफ से पहल करी और उसके जवाब में क्या मिला। लेकिन इस समय जो भारत की सरकार है वो बड़ा अलग तरीके से काम कर रही है। हम अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में हैं, न कि हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। हम अपने आप को जितना मजबूत करते जाएंगे, आज देखिए पाकिस्तान के हालात और हमारे हालात में क्या फर्क है। तो ये रिश्ता अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से पहल नहीं करेगा, क्योंकि हम एक बड़े राष्ट्र के तौर पर, मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभर रहे हैं और हैं पहले से भी, तो अगर इस स्थिति में पाकिस्तान की जो आरोप पाकिस्तान के ऊपर लगते हैं, जिसमें सबसे बड़ा आरोप है आतंकवाद का, जब तक ये चीजें उनकी तरफ से बंद नहीं करी जाएंगी और उसके लिए मजबूती से कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक भारत की ये सरकार तो कोई भी ऐसी बातचीत करने या नई पहल करने की कोशिश नहीं करने वाली है। क्योंकि आपने देखा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि जब वो नवाज शरीफ के यहाँ गए थे तो उन्होंने अपने खुद बताया था कि उनका फोन आया था, मैं उनके घर गया, सारी बातें उन्होंने बड़ी खुल करके बात करी, और उसके बाद की घटना क्या हुई जो उन्होंने खुद अपने से जिक्र बिल्कुल। तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जरूर हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी। कर्नल जय सोढी जी, यहाँ पर देखिए नई सरकार तो बन गई, लेकिन भारत को सुरक्षा को लेकर यहाँ पर लगातार हम काम करते हैं और हमारी सुरक्षा और बेहतर होती जा रही है, लेकिन नई सरकार के साथ ही हमको और क्या कुछ ध्यान रखना पड़ेगा ताकि संबंध भी अच्छे हों, लेकिन हमारी आन पर कोई यहाँ पर किसी तरह की समस्या नहीं आए और देश की सुरक्षा पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। भागीरथ जी, पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्ते रख ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक देश की जो बुनियाद है 1947 में, वो भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी है, और चाहे कुछ भी हो जाए वो देश कभी भारत के साथ अच्छे रिश्ते रख ही नहीं सकता है। अब समय डायलॉग, लेकिन राणा जी कह रहे हैं जो शहबाज शरीफ की पार्टी है उनके मैनिफेस्टो में है कि भारत के साथ हम संबंध अच्छे रखेंगे। भागीरथ जी, वो कुछ भी लिखे मैनिफेस्टो में, लेकिन इतिहास बताता है और इतिहास बताएगा भी कि हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। डायलॉग और डिप्लोमेसी का समय बहुत पहले खत्म हो चुका है। अब समय भारत को अपनी सेना को और मजबूत करने का, जो कि हम करें। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा। 8 जुलाई 2013 को विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें श्रृंखला नंबर 3 का जो जंग का जिक्र है वो है कि 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत पे अरुणाचल प्रदेश के लिए। यानी कि 2035 पे भारत पे 2 फ्रंट वॉर होगा चीन और पाकिस्तान से। हमारे पास 11 साल का समय है। हमने अपनी सेना को और ताकतवर करना और मजबूत करना है, और ये डायलॉग डिप्लोमेसी बेशक चलती रहे लेकिन उससे निकलेगा नहीं। अगर हम अपनी सेना को और मजबूत कर पाएंगे, जो हम कर रहे हैं, तभी हम पाकिस्तान और चीन का सामना कर पाएंगे। ये डायलॉग डिप्लोमेसी से ना आज तक कुछ निकला है और ना ही कुछ निकलेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि हमें अपने देश की सुरक्षा को और मजबूत करना होगा, लेकिन देखना होगा कि नई सरकार अब भारत के साथ संबंध किस तरह से बेहतर करती है। खेमचंद शर्मा जी, देखिए जिस तरह से राणा जी ने कहा कि हमारी जो सरकार है उनके मैनिफेस्टो में तो लिखा ही हुआ है, जो पार्टी है नवाज शरीफ की, उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि भारत के साथ संबंध अच्छे रखने, कहने कि अब भारत के ऊपर है कि वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है, कहते भी हैं, करके भी तो दिखाएं। जो आतंकवादी ये लगातार भारत में भेज रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भेज रहे हैं, जिस तरीके से इनकी जो इंटेंशन है वो साफ नहीं है, और पीओके में इन्होंने भर भर के वहां पे आतंकवादियों को अपना दी हुई है, और पीओके में जो लोग रहते हैं, जो भारतीय लोग रहते हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि पाकिस्तान सीरियस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कह रहा है।
पीओके जब तक ये भारत को नहीं देते, जब तक आतंकवादी को नहीं रोकते, तब तक इनके साथ कोई सार्थक बात नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखते हैं कि अब नई सरकार किस तरह से इसमें एक अगला कदम उठाती है। मुर्तजा जी, यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ बेहतर हो पाएगा? मैनिफेस्टो में तो है, लेकिन जमीन पर उतर पाएगा? इनका पास अगर देखा गया तो कभी भी इनके ऊपर कोई वफा की हमारे पास तो कोई गुंजाइश नहीं है, और आगे भी यही रहेगा। एक चीज मैं हमारे पाकिस्तानी जो पैनलिस्ट है बैठे हुए हैं, उनसे ये जरूर कहूंगा कि ये भारत की फिक्र छोड़ दे, भारत के कश्मीर की फिक्र छोड़ दे। ये ज्यादा अगर हो सके तो अपने आप जो वहाँ के हालात खराब है इनमें, उस पर तवज्जो दे तो ज्यादा बेहतर है, और उतना अगर कर दें तो हमारे लिए भी सुकून हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि दोनों तरफ, बिल्कुल दोनों तरफ सुकून हो। आरपी श्रीवास्तव सर, देखिए हर देश चाहेगा उसके देश में सुकून हो, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से, ठीक है राणा जी, आऊंगा आपके पास, आखिरी में आपके पास ही आ रहा हूं, लेकिन जिस तरह से अब जो नई सरकार है वो कह रही कि हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ मैनिफेस्टो में रहने से काम नहीं चलेगा, जमीन में उतरकर भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो हमारी तरफ से जो बहुत सारे डोजर सौंपे जाते हैं आतंकवादियों को लेकर, और जो तमाम तरह की समस्या उठाती जाती है, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखना पड़ेगा नई सरकार को, और उसको दूर करने की कोशिश करना पड़ेगा, तभी तो बेहतर यहाँ पर रिश्ते होंगे। देखिए भागीरथ जी, शहबाज शरीफ को ही प्रयास करना पड़ेगा, भारत को ऐसे प्रयास की जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है, ज़रूरत क्यों नहीं है? जब बार बार जिस तरह के झटके दिए जाते हैं, बार बार पाकिस्तान के साथ जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं, चाहे आतंकवाद हो, चाहे जो है जो पिछले दिनों में युद्ध हुआ हो, तमाम चीज़ें हो, तो इसको जो है आज के डेट में भारत जो भरता हुआ अपना देश है, शक्तिशाली देश है, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो 2 कदम पहले आगे बढ़ाए। पहले उनको आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई बात बन पाएगी। ऐसे नहीं है कि आप जो है भारत पलक पावड़े बिछाए हुए कि आपसे साथ संबंध बने, क्योंकि आपने ऐसा पिछले दिनों में ऐसा संबंध रखा ही नहीं है। तो हमें लगता है कि आज की डेट में शहबाज शरीफ चाहें और उनको आगे बढ़ के अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहे तो हिंदुस्तान के साथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भरोसे के लायक नहीं। अभी हमारे सारे पैनलिस्ट ने कहा कि पिछले दिनों की जो घटनाक्रम है उसको देखते हुए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। राणा जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे वो भी कहिएगा, लेकिन देखिए जिस तरह से हाफिज सईद है और बहुत सारे कुछ ऐसे आतंकवादी है जो आपके देशों में शरण ले चुके हैं, हालांकि आप लोग उनका डिनाई करते रहते हैं, लेकिन हाफिज सईद की बात करें, वहां पर उनको सुरक्षा मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन आपकी जनता ने उनको नकार दिया। उनके बेटे चुनाव में खड़े हुए थे, तीसरे नंबर पर आए, लेकिन अगर भारत में दहशतगर्दी फैलाने की बात होती है तो उनका पूरा समर्थन किया जाता है। ऐसे लोगों को नई सरकार बिल्कुल साइड करेगी, कोई सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि देखिए जब इनके ऊपर आप लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे तभी तो आप भारत का भरोसा जीत पाएंगे। देखिए, आपकी बात का मैं जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश ये है कि जिन दिनों इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो रही थी नेशनल असेंबली में, तो मैं अक्सर आपके जो हिंदुस्तानी मीडिया है उनके टीवी चैनल्स पे डिबेट के लिए हम आते थे। मसला ये है कि यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं मेरे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन मैंने किसी एक भी शख्स की जुबान से ये नहीं सुना कि जनाब हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। देखिए, हम नेशनल टीवी पे बैठे हैं ना इस टाइम पे, हमें नहीं सुना। मुझे बताइए, हाफिज सईद जो भारत में दहशतगर्दी फैलाता है, आप उनको सपोर्ट करते हैं और आपकी जनता खुद नकार देती है उनको, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ना ऐसे लोग के खिलाफ, तो हमारा भी भरोसा बढ़ेगा। और गुजारिश सुन लीजिए, मेरा ज़र्फ है ना कि मैं बड़ा चुप करके सबकी बात सुनता हूं, तो मेरी बात सुनिए ना, आपने मुझे बुलाया इस वजह से। अब गुजारिश ये है कि हम जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं ना, वी आर द ओपिनियन मेकर्स। जो लोग हमें सुन रहे हैं, वो जो हम उनको फीड कर रहे हैं ना, वो उस पर अमल करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे लोगों के दरमियान नफरत पैदा करने का ये जो एक ठेका टीवी चैनल्स ने ले रखा है ना, उनको भी जरा पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहिए। उनको भी ये सोचना चाहिए कि लोगों के दरमियान नफरत बढ़ाने के बजाय हम पॉजिटिव चीजें, उनमें प्यार, मोहब्बत और ताल्लुकात बेहतरी की बात करें। अब आ जाए हाफिज सईद की तरफ। हाफिज सईद जो उसके ऊपर केसेस हैं, पाकिस्तानी अदालतों ने उसको सजा दी हुई है जिसके मुताबिक वो जेल में है। हाँ, अब अगर बाप जेल में है तो उसका बेटा एक इंडिपेंडेंट है, वो एक आजाद शहरी है। वो एक आजाद शहरी होने के साथ साथ उसका ये हक है कि वो वोट दे भी सकता है और वोट लेने के लिए वो अहल है, वो कानून के मुताबिक है। अब आप लोगों के कहने के मुताबिक हम ये तो नहीं कह सकते कि वो इलेक्शन में क्यों खड़ा हुआ।
उसकी हम ये मस्जिद नहीं को कह रहे खड़ा इलेक्शन हुआ में क्यों खड़ा, हम कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तानी आपकी जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन आपकी सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से, आईएसआई की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। चलिए ठीक है, आपने जो एक बात की कि मुझे लगता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार कोशिश की जाती है कि शांति बने रहे, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर शांति रहेगी तो हमारा देश भी शांत रहेगा, क्योंकि आखिर हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम कुछ भी कह दें लेकिन हम अपने पड़ोसी को हम नहीं बदल सकते। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, खेमचंद्र शर्मा जी, मुर्तजा मौसवी जी, कर्नल रिटायर्ड जय सोडी जी, प्रमदीप अलूनी जी, राणा अली जोहेब जी, रुद्र प्रताप सिंह जी, आरपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब पाकिस्तान में नई सरकार बन गई है, लेकिन भारत भी यहाँ पर लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर मजबूत होता रहा है, क्योंकि कई बार हमने यहाँ पर अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार हमको धोखा मिला। इसलिए भारत हम मानता तो है कि यहाँ पर एक नई सरकार बनी और उम्मीद भी है कि अब बेहतर भारत के साथ यहाँ पर संबंध स्थापित किए जाएंगे। लेकिन अगर कुछ भी यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की या ऐसा कुछ करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि बालाकोट में हम एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, हम वहां पर स्ट्राइक कर चुके हैं और हमने कई आतंकवादियों को हमने मारा है। इसलिए वहां पर नई सरकार शांति कैसे बहाल हो, कैसे दोनों देशों के संबंध अच्छे हो, इस पर काम करे, ना कि भारत में दहशतगर्दी कैसे फैलाई जाए इस पर काम करे, क्योंकि हम हर बार कड़ा जवाब देते हैं और अगर इस बार भी ऐसी कुछ हरकत करने की कोशिश की तो फिर से भारत की तरफ से कड़ा जवाब मिलेगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।